उस टाइम पे अगर आप कोई गाना सुनना भी होता, हम बाकायदा टीवी पर वेट करते थे कि फ्री प्ले में कब वो गाना बजेगा, दलेर मेहंदी साहब का या अलीशा चनाई जी का। तो पिछले साल गदर 2 इतनी कामयाब रही और मुझे लगता है पूरे फ्रेटर्निटी में एक उत्साह एक भर दिया कि इस पे एज एन आर्टिस्ट मेरी कोई प्रतिक्रिया है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दौर की आप बात कर रहे थे उस टाइम पे शायद डिजिटल एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, इंटरनेट इतना प्रथम माध्यम नहीं था। तो हालांकि मैं संगीत को जो है, मुझे नहीं लगता कि आप उसको घड़ी के मुताबिक तोल सकते हैं। आतिफ असलम, मोहम्मद इरफान, अरिजीत, शिल्पा, इन सब के पहले जो गाने जो हिंदी में हुए मैंने उनके साथ किए। मुझे लगता है इस कमरे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने जीवन में कभी कठिनाई नहीं देखी होगी। मिथुन जी, वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। कैसा हो पहले तो ये बताइए। मैं अच्छा हूँ। मुझे मतलब क्या कहते हैं, एक आर्टिस्ट अपने अपने सफर में रहता है, अपने जोन, अलग अलग जोन में रहता है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा जोन चल रहा है ना, मैं बड़ा बड़ा खुश हूँ। काफी क्रिएटिवली भी हम अच्छे अच्छे जोन में हूँ और मुझे लगता है कि एक बड़ा एक्साइटिंग टाइम है आर्टिस्टों के लिए फिलहाल। तो जोन की जैसे कि आपने बात की, तो किस जोन में हो फिलहाल, थोड़ा डिटेल में बताइए, हमें भी ऑडियंस भी जानने के लिए रेडी है। देखिए, आर्टिस्ट का जो डिटेल है वो तो उसके काम में ही है। जब आप काम सुनते हैं, आप कोई भी गाना सुनते हैं, जब आपने मौला मेरे मौला सुना या तुम ही हो सुना, तो कहीं ना कहीं वो मेरे मनोस्थिति का एक दर्शन ही है। तो पिछले साल गदर 2 इतनी कामयाब रही और मुझे लगता है पूरे फ्रेटर्निटी में एक उत्साह एक भर दिया। तो मुझे लगता है उसके बाद भी बहुत सारी फिल्में कामयाब हुई। तो मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा के लिए, भारतीय सिनेमा के लिए और भारतीय कलाकारों के लिए बहुत अच्छा समय है और उसी के लिए मैं बड़ा उत्सुक हूँ फिलहाल। तो अच्छा, सफर की जैसे आपने बताई, तो सफर कितना कठिन रहा? आप जब इनिशियल डेज में आए थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो उस समय की बात करते तो कैसा रहा था वो सफर, और आज उस चीज को देख के क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है मेरे भाई, कोई भी सफर आसान नहीं होता। आपका सफर कोई आसान थोड़ी रहा होगा। बिना आपसे पूछे मैं बोल सकता हूँ। मुझे लगता है इस कमरे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने जीवन में कभी कठिनाई नहीं देखी होगी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उसके ऊपर बारे में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन आई थिंक कठिनाई को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। आपके अंदर, मुझे लगता है प्रभु ने हमारे अंदर इतनी इतनी ऊर्जा दी है और मनोबल दिया है। मुझे लगता है एक सकारात्मक सोच लेकर हम आगे बढ़े तो ही हम जिंदगी का सामना कर पाएंगे, और वो बहुत जरूरी है मुझे लगता है आज के दौर में। कि आप इस समय बॉलीवुड में सिंगर्स को किस तरह से देखते हो? कि मेरे लिए तो देखिए, सिंगर्स मेरे गानों का बहुत अहम हिस्सा है, बहुत खूबसूरत हिस्सा है। मुझे लगता है कि मुझे जो नए टैलेंट है वो भी बहुत खूबसूरत है, जो हमारे देश के दिग्गज भी हैं, मुझे उनके साथ भी मैंने काम किया है। आतिफ असलम, मोहम्मद इरफान, अरिजीत, शिल्पा, इन सब के पहले जो गाने जो हिंदी में हुए मैंने उनके साथ किए। और मुझे लगता है कि एक कंपोजर का है, उसका तसव्वुर होता है कि वो कौन से गाने को किस आवाज में सोचता है, उसका तसव्वुर क्या है। तो डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या ख्याल है, आप किस किस किस्म का संगीत करना चाहते हैं और किस आवाज को आप खोज रहे हो। जब वो आवाज आपको मिल जाए तो वो आवाज हीरा है उस गाने के लिए। अच्छा, बैक इन द डेज, हम अर्ली 2000s की बात करें, 90s, वो टाइम पे एल्बम्स आती थी और आज वो मिसिंग है जी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि वो सब चीज हम आज भी मिस करते हैं और आज की तारीख में ऐसा होता है कि एक दो गाने रिलीज किए खत्म। देखिए, इस पे एज एन आर्टिस्ट मेरी कोई प्रतिक्रिया है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दौर की आप बात कर रहे थे उस टाइम पे शायद डिजिटल एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, इंटरनेट इतना प्रथम माध्यम नहीं था। तो उसकी तुलना आज के दौर से आप नहीं कर सकते। उस टाइम पे अगर आप कोई गाना सुनना भी होता, हम बाकायदा टीवी पर वेट करते थे कि फ्री प्ले में कब वो गाना बजेगा, दलेर मेहंदी साहब का या अलीशा चनाई जी का। तो वो फ्री प्ले में हम उसका इंतजार करते थे, जो लोग कैसेट नहीं खरीद पाते थे। आज के दौर में तो आपके फोन पर हर चीज अवेलेबल है, ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। तो पता नहीं, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी इच्छा, सुनने वाले की इच्छा, जो सुनना चाहे। अगर आज भी आप सुनना चाहते हैं, अगर आप गजल सुनना चाहते हैं, आप जाइए, सब बहुत खूबसूरत गजल जो है अवेलेबल है। आज जो कॉन्फ्रेंस में क्लासिकल का सवाल उठा, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप क्लासिकल संगीत सुनना चाहते हैं, बिल्कुल अवेलेबल है, सुनने वाले के ऊपर है, आप जाके सुनिए, इतने अच्छे अच्छे गायक हैं।
अच्छा मुझे एक ऐसे मन में सवाल खटक रहा था कि आज की तारीख में जो पहले सॉन्ग्स होते थे 4 मिनट के 5 मिनट के पहले के दौर में जी और आज के दौर में देखा जाए तो 2 मिनट 2.5 मिनट से ज्यादा जी बड़े सॉन्ग्स नहीं होते। जी तो क्या ये लेजीनेस है कि सॉन्ग्स इतने मतलब जो लेंथी होने चाहिए थे वो ड्यूरेशन के नहीं है, क्यों? क्योंकि रील्स फॉर्मेट जो आ चुकी है आज जी की तारीख में, जी तो उसमें सिर्फ हम 15 सेकंड या 10 सेकंड ही देखते फिर उसके बाद नेक्स्ट। तो जी क्या वो लेजीनेस उस वजह से आई है सॉन्ग के ड्यूरेशन में कि ऑडियंस ही बस रील्स में देख रहे, रील्स बना रहे, दैट्स इट, खत्म? देखिए मुझे लगता है कि जब मैं आपने ये प्रश्न पूछा तो मैं सोच रहा हूँ पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करता तो मुझे ऐसा कोई मेरा गाना याद नहीं है जो 4 मिनट से कम हो। ओके। तो हालांकि मैं संगीत को जो है मुझे नहीं लगता कि आप उसको घड़ी के मुताबिक तोल सकते हैं। नहीं वो तो अगर कोई गीत जो है आप 1 मिनट की बात करें, अगर कोई गीत 10 सेकंड में भी आपको अगर वो तृप्त कर देता तो उसमें क्या बुराई है, वो बात संगीत की है। तो ऐसा मैं उसको वक्त में बांधना नहीं चाहता, लेकिन वापस वही बात माध्यम की आती है। आपने रील्स का जिक्र किया, मुझे लगता है ऑडियंस भी इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं शामिल है कि वो उस तरीके से वो संगीत को कंज्यूम करते हैं। उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है, लेकिन मुझे लगता है नकारात्मक नहीं होकर जो नए नए यंत्र आ रहे हैं और प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उसके मुताबिक अब मैं यही कहूंगा कि कंपोजर्स को अच्छा कंटेंट डालना चाहिए, चाहे वो आप रील्स पे डालें। रील्स पे बड़े सुरीले गाने भी वायरल होते हैं, ऐसा नहीं है, राइट? तो उसका वो क्लासिकल भी होते हैं, बिल्कुल काफी होते होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो वो उसका एक ब्राइट साइड है, तो उसी के बाद उसी को लेकर चले और हम थोड़ा सा पॉजिटिव रहे, मैं यही चाहूंगा। अच्छा, जैसे कि आज के दौर की बात की तो अगर आपको कुछ चेंज करना हो इस इंडस्ट्री में तो आप क्या चेंज करना चाहोगे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर? कुछ तो नहीं, मैं कुछ देखिए कुछ एडवांटेज देना चाहोगे, डिसएडवांटेज? देखिए मेरा जो नजरिया है, आपका नाम नहीं बता पाया। यश। यश देखिए मेरा जो नजरिया है यश, मैं अपने मेरे जो फैसले है उसमें मेरा नजरिया बाहर निकल के आता है। मुझे लगता है अगर कोई चीज किसी भी इंडस्ट्री में, किसी दुनिया के किसी भी कोने में आपको परेशान करती है तो आप उसका समाधान स्वयं निकालें। अगर आप किसी चीज से असंतुष्ट है तो फिर आप मना कीजिए। तो मुझे लगता है वो जो कंप्लेन करने वाली प्रवृत्ति, मैं उसमें यकीन नहीं रखता। मुझे जो काम अच्छा लगता है, जो मेरे टर्म्स में होता है, मैं वो करता हूँ। जो चीज मुझे सही नहीं लगती एक इंडस्ट्री में, देखिए आप उसको बांध नहीं सकते कि यहाँ पे सब ऐसा है या सब ऐसा है, राइट? क्योंकि बहुत अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग काम करने का तरीका है। जो आपको सूट करता है आप कीजिए, जो आपको नहीं सूट करता आप मत कीजिए। उसमें कंप्लेन करने की क्या बात। ओके। अच्छा, अपकमिंग डेज की बात की जाए तो आपका क्या है अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में? जी, हम आपको कहाँ देख पाएंगे, सुन पाएंगे? अब तो हम यहाँ पर है तो मिलियनेयर ऑफ लव का है जो उसका काम और मैं शुरू कर चुका हूँ सईद कादरी साहब के साथ, और एक गाने पर रिकी के साथ हम शायद कोलैबोरेट भी करेंगे। और इसके अलावा अनिल शर्मा जी के साथ गदर 2 के बाद जो उनकी अगली फिल्म आ रही जर्नी, उसका पूरा स्कोर मैंने किया है। अगले हफ्ते जो फिल्म रिलीज हो रही है क्रैक में भी मैंने एक गाना किया है। और मोहित सूरी की लव स्टोरी जो शुरू होने जा रही है उसका काम शुरू हो गया है। टू मैनी प्रोजेक्ट्स इन लाइक, पर वो देखिए मतलब जोन की हम बात कर रहे थे ना, अभी मेरे जहन में स्टार्टिंग में है तो हम बिल्कुल रहिए जोन में। नाइस। अच्छा, ऐसे ही जोन में बरकरार रहिए और हमें भी प्यारे प्यारे गाने देते रहिए। ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे, फैन से क्या कहना चाहोगे जो इतना प्यार देती है आपके गानों को? मैं बस आपका आभार मानता हूँ। मुझे लगता है कलाकार जो है वो आपके प्रेम की वजह से ही जो है बनता है, और आप अच्छा संगीत पसंद करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो बस आपका आभार मानते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।